सांप्रदायिक सद्भाव को सीधा और वास्तविक खतरा। रथ यात्रा के निर्णय से केंद्र की जनता दल सरकार के गिर जाने का खतरा तो था ही, मेरी चिंता की एक और वजह थी। बहुत मुश्किलों के बाद मैं बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाए रखने में सफल हुआ था, जबकि पिछली सरकारों की नाकामी से बिहार एक दंगाग्रस्त राज्य बन चुका था। आरएसएस भाजपा ने रामशिला पूजन के जुलूस की वजह से अक्टूबर 1989 में भागलपुर में हुए दंगे में लगभग 1500 लोगों की मौत हुई थी। दंगाइयों ने सिल्क सिटी और उसके आसपास के करीब 250 गांवों को नक्शे से मिटा दिया था और उनके शिकार ज़्यादातर मुस्लिम जुलाह थे। बिहार में बिहार शरीफ, सीतामढ़ी, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, इनमें से आखिरी तीन शहर अब झारखंड में हैं। हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची जैसी और भी जगहें थी जो सांप्रदायिक नज़रिए से संवेदनशील थी और जहां 1970 और 1980 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई थी। तब पूरे बिहार में मुस्लिम हमेशा भय के माहौल में रहते थे और इसी कारण राज्य और केंद्र की कांग्रेस सरकारों से उसका मन उखड़ गया था। हिंसा रोक पाने में कांग्रेस सरकार की विफलता से नाराज मुस्लिमों ने 1989 के लोकसभा चुनाव में और 1990 के विधानसभा चुनाव में इस उम्मीद से जनता दल को वोट दिया था कि हम सांप्रदायिक सद्भाव कायम कर पाएंगे और साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सांप्रदायिक भाईचारा बनाए रखना मेरी प्राथमिकता होने के साथ साथ मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली घोषणा यह की थी, चाहे मेरा राज रहे या जाए, हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई थी। मैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बनी खाई को पाटने के अपने मिशन में लगा हुआ था, लेकिन अब उस सांप्रदायिक भाईचारे को खतरा था। मेरी समझ से आडवाणी की योजना यह थी कि बिहार को 1989 की तरह सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए। भागलपुर दंगों के घाव अब तक ताज़ा थे। आडवाणी की राम रथ यात्रा को बिहार से होकर अयोध्या जाना था। आडवाणी की रथ यात्रा की घोषणा करने के तुरंत बाद मैंने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे बिना लाग लपेट के कहा, आप दंगा फैलाने वाली यात्रा को रोक दीजिए। बहुत परिश्रम से हमने बिहार में भाईचारा कायम किया है। अगर आप दंगा यात्रा निकालिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी, लेकिन आमने सामने की उस बैठक में मैंने उनसे बातचीत शालीनता में ही की। लेकिन आडवाणी, जो बहुत शांत और मीठी बोली बोलने वाले नेता थे, मेरी बात से गुस्सा हो गए। वह कहने लगे, देखता हूँ कौन माए का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा को रोकेगा। मैंने तुरंत नहले पर दहला मारा। मैंने कहा, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। मैंने कहा, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। आइए बिहार में बताता हूँ आपको। इस उक्त तलक संदेश के बाद मैं नई दिल्ली से पटना आ गया। योजना के मुताबिक आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा शुरू की। उनकी इस यात्रा के दौरान गुजरात में सांप्रदायिक तनाव हुआ। सोमनाथ से रथ यात्रा निकलते ही उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। अक्टूबर में उनकी रथ यात्रा ने मध्य प्रदेश से होकर जैसे ही बिहार, अब झारखंड में धनबाद है, जैसे ही धनबाद में प्रवेश किया, मैंने आडवाणी को गिरफ्तार करने की मंजूरी लेने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह को फ़ोन किया, लेकिन दोनों ही मौक़ों पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। शायद वह असमंजस में थे, क्योंकि उनकी सरकार का अस्तित्व भाजपा के समर्थन पर था। उसके बाद मैंने धनबाद के डीसी और एसपी को फ़ोन करके आडवाणी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया, लेकिन दोनों पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए गिरफ्तारी से इनकार कर दिया कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए मैंने उन्हें गिरफ्तार करने की एक योजना बनाई। 9 अक्टूबर को उनकी रथ यात्रा समस्तीपुर पहुंचने वाली थी
और उसके अगले दिन अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाली थी। एक कद्दावर नेता की गिरफ्तारी अगले एपिसोड में।